हेलो फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा वीडियो टर्सरी सेक्टर का सेकेंड पार्ट है। इसके अंतर्गत हम टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत टूरिज्म को समझने की कोशिश करेंगे, इसका बृहद अध्ययन करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस का पार्ट है। टूरिज्म सामान्यतया जब हम एंटरटेनमेंट के लिए एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह जो है टूरिज्म के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह जो है हमारे लिए केवल और केवल एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन दूसरों के लिए यह एक बिजनेस एक्टिविटी होती है, क्योंकि जब हम किसी अन्य स्थान पर जो है पर्यटन के लिए जो है एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं तो वह अन्य लोगों के लिए बहुत सारा बिजनेस के रूप में देखा जाता है, बिजनेस एक्टिविटी होती है। क्योंकि जब हम जिस स्थान पर जो है पर्यटन के लिए जाते हैं तो वहां पे हमें जो है एकोमोडेशन फैसिलिटी की सुविधा प्राप्त होती है, वहां पे रेस्टोरेंट और होटल्स की सुविधा प्राप्त होती है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा प्राप्त होती है और वहां पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाता है, वहां पे आधारभूत संरचना का विकास किया जाता है। तो जिससे जो है टूरिज्म जो है एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो रहा है। और आज जो है टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत जो टूरिज्म का सेक्टर है वह सबसे बड़ा इंडस्ट्री के रूप में विकसित हुआ है। टूरिज्म के लिए जो है बहुत सारे प्लेसेस या स्थान बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात की जाए तो वहां पर जो है मेडिटेरेनियन सी के आसपास के जो इलाके हैं जहां पे साल भर सूरज चमकता है और जहां पे तापमान अन्य यूरोपियन कंट्रीज की अपेक्षा ज्यादा होता है, तो यूरोपियन कंट्रीज से बहुत सारे लोग जो है मेडिटेरेनियन सी के आसपास के क्षेत्रों में टूरिस्ट के रूप में आते हैं और वह जो है उसके आसपास का इलाका टूरिज्म के रूप में जो है बहुत विकसित हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत में जो है वेस्ट कोस्ट रीजन जो है, जो पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र है वह भी टूरिज्म के रूप में विकसित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है बहुत सारी आकर्षक सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स टूरिज्म को प्रभावित करते हैं। टूरिज्म को सबसे बड़ा फैक्टर जो प्रभावित करता है वह डिमांड का तात्पर्य क्या है कि हाल के दिनों में जो है छुट्टी की मांग ज्यादा बढ़ी है। लोग जो है अपने नियमित कार्य में जो है ज्यादा से ज्यादा छुट्टी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने काम की नीरसता को दूर करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में टूरिज्म की जो है मांग बढ़ जाती है और इस सेक्टर में डिमांड बढ़ती है। अगला है जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का विकास होने पर भी जो है टूरिज्म का जो है बहुत तेजी से विकास हुआ है। जिन क्षेत्रों में जो है एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, पहुंच नहीं थी, उन क्षेत्रों में भी जो है आज पहुंच उपलब्ध हो सकी है। वहां पे आसानी से जो है रोड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के माध्यम से या रेलवे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के माध्यम से या एयरवेज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के माध्यम से हम आसानी से पहुंच सकते हैं। एयरवेज के विकास के बाद तो अब स्थिति ऐसी हो गई है कि हम कुछ घंटों में ही दुनिया के एक हिस्से से जो है दूसरे हिस्से में पहुंच सकते हैं और वहां पे अपना मनोरंजन, वहां पे अपना जो है करके जो है पर्यटन करके जो है आसानी से अपने होम प्लेस पे वापस आ सकते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स ने टूरिज्म को बहुत अधिक प्रभावित किया है। इसके अतिरिक्त कौन कौन से ऐसे अन्य फैक्टर्स हैं जो टूरिज्म को प्रभावित करते हैं, तो सबसे बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट क्या है कि क्लाइमेट के अंतर्गत देखा जाता है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सुखद जलवायु प्राप्त होती है, जहां पे हम जो है आनंद की अनुभूति करते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे गर्मी के कारण गर्मी के समय में नॉर्थ इंडिया में जो है बहुत अधिक गर्मी के समय में क्या होता है कि लोग जो है पहाड़ी क्षेत्रों में टूरिज्म के लिए चले जाते हैं और वहां पर आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि इटली का उदाहरण मैंने दिया और मेडिटेरेनियन सी के आसपास के क्षेत्रों का मैंने उदाहरण दिया, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज में क्या स्थिति होती है कि वहां पे जो है स्नोफॉल होता है, टेम्परेचर काफी लो होता है, जिसकी वजह से हाई टेम्परेचर प्राप्त होने के कारण और लो रेनफॉल प्राप्त होने के कारण मेडिटेरेनियन सी के आसपास के क्षेत्रों में लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। अगला है लैंडस्केप की क्या स्थिति है कि कुछ भूभाग ऐसे होते हैं,
कुछ भू क्षेत्र ऐसे होते हैं जो बेहद आकर्षक होते हैं, बेहद मनोहारी होते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे क्षेत्रों में लोग जो है टूरिज्म करना चाहते हैं, पर्यटन करना चाहते हैं। ऐसे क्षेत्र विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्र इनके अंतर्गत शामिल किया जाता है, या जो है जंगली क्षेत्र या नेशनल पार्क से संबंधित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। अगला है हिस्टोरिकल एंड आर्ट। हिस्टोरिकल एंड जो है आर्ट से संबंधित प्लेसेस। कहने का तात्पर्य है लोग जो है बहुत सारे ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर के भी जो है टूरिज्म करना चाहते हैं, पर्यटन करना चाहते हैं, और वे ऐतिहासिक प्लेस जो है हमें बहुत सारे ऐतिहासिक जो है मॉन्यूमेंट्स उपलब्ध कराते हैं और बहुत सारे पैलेसेस उपलब्ध कराते हैं जो हमारे पूर्वजों के निशानी होते हैं और जिनको हम देखना चाहते हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। तो जो है हम जो है हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाकर के हम टूरिज्म करते हैं, हम पर्यटन करते हैं। अगला है जो है कल्चर से संबंधित होता है। कल्चर से क्या संबंधित होता है कि बहुत सारे जो है ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे एक विशेष कल्चर प्राप्त होता है, जिसको हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जाकर के हम टूरिज्म करना चाहते हैं। अगला हम समझने की कोशिश करेंगे मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है कि मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत हम जो है मेडिकल ट्रीटमेंट और टूरिज्म को एक साथ संबंधित करते हैं। यानी कि हम अपनी स्वास्थ्य सेवा को और अपने जो है पर्यटन को एक साथ संबंधित कर देते हैं। मतलब कि हम यदि किसी एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में पर्यटन के उद्देश्य से भी और अपना इलाज कराने के उद्देश्य से भी जाते हैं, यानी हमारा उद्देश्य तो इलाज कराना होता है, लेकिन हम उस स्थान पर जाकर के आसानी से पर्यटन गतिविधि को भी करते हैं। तो यह स्थिति जो है मेडिकल टूरिज्म के अंतर्गत शामिल की जाती है। भारत जैसे विकासशील देश और अन्य बहुत सारे विकासशील देश जैसे साउथ अफ्रीका हुआ और अन्य बहुत सारे फिलीपाइंस हुआ, बहुत सारे विकासशील देश ऐसे हैं जहां पे मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत तेजी से विकसित हो रही है। आज भारत के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसे हॉस्पिटल्स विकसित हो गए हैं जो वर्ल्ड लेवल के हॉस्पिटल्स हैं। वहां पे एकदम आधुनिकतम चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। तो विश्व के तमाम देशों से लोग जो है इन हॉस्पिटल्स में सेवा प्राप्त करने के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट इलाज के लिए आते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि वो जो है एक टूरिस्ट के रूप में भी आते हैं और भारत के बहुत सारे दार्शनिक स्थलों को देखना पसंद करते हैं और देखते हैं। तो इस तरह से जो है भारत में मेडिकल टूरिज्म का जो है बहुत तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है और इससे जो है भारत को जो है बहुत ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है और जो है भारत जो है इस तरह से जो है सेवाओं का निर्यात आसानी से कर पाता है। अब जो है अब तक हमने देखा कि जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और या इकोनॉमिक सेक्टर्स को तीन भागों में मुख्य रूप से विभाजित किया गया है। यानी प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर से संबंधित सेक्टर है, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज से संबंधित सेक्टर है, और दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, और तीसरा है यानी कि टर्सरी सेक्टर जो कि जो है सेवा क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन इसके अतिरिक्त दो और सेक्टर होते हैं, दो और एक्टिविटीज होती हैं जिनके संबंध में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला है यानी कि 3 सेक्टर्स के अतिरिक्त जो फोर्थ सेक्टर है वह है जो है क्वाटरनरी एक्टिविटीज। क्वाटरनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? क्वाटरनरी एक्टिविटीज नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम जो है इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, यानी सूचना का संग्रह करते हैं, सूचना का जो है उत्पादन भी करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अर्थात कि इसके अंतर्गत हम सूचना का संग्रह करते हैं, सूचना का उत्पादन भी करते हैं और सूचना का प्रसार भी करते हैं। यह बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आधारित एक्टिविटी होती है। यह एक नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी होती है। अगला है क्वाइनरी एक्टिविटीज यानी पंचम सेक्टर। क्वाइनरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? क्वाइनरी एक्टिविटीज पॉलिसी मेकर्स, हम सामान्यतया पॉलिसी मेकर्स को या डिसीजन मेकर्स को हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हुए देखते हैं।
तो जो पॉलिसी मेकर्स और डिसीजन मेकर्स की जो एक्टिविटी होती है, यह जो है क्वाइनरी एक्टिविटी के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा होता है। हमने क्वार्टरनरी एक्टिविटीज के अंतर्गत देखा कि वहां पे प्रोडक्शन ऑफ डाटा या प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पे डाटा का इंटरप्रिटेशन होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, इवेल्युएशन होता है, और यहाँ पे जो है डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग का काम किया जाता है। इसके अंतर्गत हम जो है सीईओज को शामिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को शामिल कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में अपना रोल प्ले करते हैं, उन लोगों को शामिल करते हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होता है? जब हम अपने कुछ काम को किसी बाह्य एजेंसी के माध्यम से प्राप्त करते हैं, यानी कार्य को पूरा कराने के लिए किसी बाह्य एजेंसी की सेवा लेते हैं, उसकी मदद लेते हैं, तो इसे हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमको जो है कम मूल्य अदा करना पड़ता है, यानी कि हमको जो है रेगुलर जो है एम्प्लॉइज को जो है अपॉइंट नहीं करना पड़ता है, और हम आसानी से जो है अपनी कुछ सेवाओं को जो है किसी बाह्य एजेंसी को हस्तांतरित कर देते हैं, और उसके बदले में हमें कम खर्च प्राप्त होता है, कम खर्च जो है लगता है, उस एजेंसी को कम मूल्य अदा करना पड़ता है। सामान्यतया एक देश अपनी जो है आउटसोर्सिंग सेवा, अपने कुछ कार्य को किसी दूसरे देश के एजेंसी को हस्तांतरित करता है। इसको ऑफशोरिंग कहते हैं। ऑफशोरिंग यानी कि जब हम एक देश की कार्य को हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से दूसरे देश से कराने की कोशिश करते हैं, तो इसे ऑफशोरिंग के नाम से जाना जाता है। हालांकि जो है ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग जो है दोनों एक साथ संबंधित होते हैं। कभी कभी हम ऑफशोरिंग और आउटसोर्सिंग को एक साथ जो है समझते हैं, एक ही समझ लेते हैं। क्या होता है कि आउटसोर्सिंग के अंतर्गत यह जो है क्या होता है, एक नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी होती है, केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग क्या होता है? यह बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग पूरी तरह से जो है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से पूरी तरह से डिफरेंट इस रूप में होता है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि वहां पे हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, जबकि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो है ई लर्निंग को शामिल किया जाता है, एजुकेशन से संबंधित सेक्टर्स को शामिल किया जाता है, और बहुत सारी अन्य नॉलेज बेस्ड सेवाओं को और काम को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे डिजिटल डिवाइड की स्थिति क्या है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? सामान्यतया विकसित देशों में हम ऐसा देखते हैं कि विकसित देश अपने नागरिकों को जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सुविधा आसानी से उपलब्ध करा पाते हैं, क्योंकि वहां जो है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध होती है, और वहां हर नागरिक को जो है आसानी से यह सेवाएं उपलब्ध होती हैं। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों में स्थिति क्या है कि यहाँ पे जो है डिजिटल डिवाइड की स्थिति पाई जाती है। यहाँ पे रूरल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आसानी से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। आज भी वहाँ पे बहुत पिछड़ापन है, बहुत गरीबी है, जिसकी वजह से सारे लोगों को संचार क्रांति की सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है, और जो है इससे उनका विकास प्रभावित हो रहा है, और उनके जीवन की तरक्की प्रभावित हो रही है, विकास प्रभावित हो रहा है। तो जो विकसित देशों में जिन क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच है और जिन क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच नहीं है, इनके बीच जो गैप या जो डिवाइड है उसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं। या विकसित देशों और विकासशील देशों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो विकसित देश जिनके यहाँ जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की पहुंच आसान है, सुविधाजनक है, और विकासशील देश जिनके यहाँ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की आसान पहुंच नहीं है, सुविधा नहीं है, तो इनके बीच भी एक डिवाइड की स्थिति है, एक गैप की स्थिति है, एक खाई की स्थिति है, जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड का कॉन्सेप्ट सामने आया है।
आज हमारा जो है टर्सरी सेक्टर का चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होंगे।